हेलो दोस्तों, मैं अवनीश तांडीव आपके अपने चैनल बसंत विहार स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आगामी होने वाले परीक्षा जैसे बिहार एसएससी, उसके बाद में आपका बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाला है, रेलवे का वैकेंसी अभी अभी आया है, बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला है, बीपीएससी का वैकेंसी आने वाला है। तो ये जो भी एग्जाम है ना, इसमें जीके जीएस पूछता ही पूछता है। और जीके जीएस के अंतर्गत एक सब्जेक्ट इतिहास का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इतिहास में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर के और अपर लेवल तक बताएंगे। ठीक, हम कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए आपको बने रहना है। और आप मतलब किसी और चैनल पे या कहीं भी जा कर के पेड कोर्स लेते हैं, वो वाला कंटेंट हम आपको यहाँ फ्री में दे रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे और यहाँ पे क्लास करेंगे। तो ठीक है, हम इसी क्रम में इतिहास का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानिए इतिहास। तो सबसे पहले आपको ये जानना है ना कि इतिहास किसे कहते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोला जाता है कि इति मतलब बीती। देहाती भाषा में क्या बोला जाता है? इति मतलब बीती और हास मतलब घटना। ठीक है, तो इति मतलब बीती और हास मतलब घटना, यानी बीती हुई घटनाओं का अध्ययन हम इतिहास के अंतर्गत करते हैं। लेकिन इसका अच्छा जो परिभाषा होगा ना, वो होगा कि बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध यानी लगातार, तो बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन ही इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम इसका आपका परिभाषा अगर पूछे, परिभाषा, तो आपको बोलना है क्या? बीती हुई घटनाओं का, बीती हुई घटनाओं, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से, क्रमबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन, किया गया अध्ययन इतिहास के अंतर्गत आता है। चाहे किए गए अध्ययन को, किए गए अध्ययन को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम आपसे पूछेंगे कि इतिहास के पिता कौन है। जैसे मान लिए, देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का उत्पत्ति नहीं किया है कोई, ठीक, लेकिन उस सब्जेक्ट के प्रति पहले और सबसे ज्यादा योगदान देने के कारण हर सब्जेक्ट का पिता का उपाधि किसी न किसी को दिया गया है। तो वैसे ही यूनान के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जो थे ना, वो विश्व इतिहास के संदर्भ में एक पुस्तक लिखे और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, तो किसका हम बात कर रहे हैं? हेरोडोटस का। तो हेरोडोटस कहाँ के थे? वो थे यूनान के, और विश्व इतिहास के बारे में एक पुस्तक लिखे जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो इस पुस्तक का अध्ययन रोमन के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था सिसरो। और सिसरो ने जब इस पुस्तक का अध्ययन किया ना, तो उन्होंने हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास के पिता की उपाधि दी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे और जो दार्शनिक और इतिहासकार आते गए, तो उन्होंने यह मान लिया कि हाँ, इतिहास के समय, इतिहास के बारे में, यानी विश्व इतिहास के संबंध में सबसे पहले जो है ना, वो आपका हेरोडोटस ही बताए हैं। तो इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा गया।
तो हम पूछे कि बताइए कि इतिहास का पिता किसको कहा गया है? इतिहास का पिता, तो आपको बोलना है किसको? हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास का पिता हेरोडोटस। अच्छा, हेरोडोटस जी कोई पुस्तक लिखे हैं? तो हाँ, इनके पुस्तक का नाम क्या है? तो ये जो पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। क्या है? हिस्टोरिका। और ये जो पुस्तक है ये विश्व इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखिए, अब हम देखते हैं देखिए, अब ये जानते हैं कि इतिहास के प्रकार। ठीक, इतिहास का आप अध्ययन कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इतिहास कितने प्रकार के हैं, समझे? तो यहां पे देखिए, पुरातात्विक एवं साहित्यिक, पुरातात्विक एवं साहित्यिक आधार पर इतिहास के प्रकार, इतिहास के प्रकार। ठीक है, अब देखिए, पुरातात्विक किसे कहते हैं? तो कहने का मतलब कि कोई भी चीज का खंडहर, यानी कि खोद करके किसी चीज को निकाला गया हो, तो उस चीज का अध्ययन हम पुरातत्व के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, और वो चीज का अध्ययन करके जो बताता है कि हाँ, ये वस्तु कितना साल, कितना 100 साल, कितना 1000 साल पुराना है, तो उसे कहते हैं पुरातत्वविद। ठीक है, तो आप पुरातात्विक का अर्थ समझ गए। अब साहित्यिक, यानी जो लिखा हुआ मिला है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साहित्यिक कहते हैं। तो यहीं के पुरातात्विक एवं साहित्यिक आधार पे इतिहास कितने प्रकार के होते हैं? तो पुरातात्विक और साहित्यिक आधार पे इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला देखेंगे आप, प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, और तीसरा आप देखेंगे ऐतिहासिक काल। तीसरा आप देखेंगे ऐतिहासिक काल। अब देखिए, तो प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, आधि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला था। अब हम बोले कि लिखित साक्ष्य अगर नहीं मिला था तो आप बताइए कि इस समय लिपि का आविष्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक, तो सीधा सीधा बात है कि जब लिखा हुआ कुछ मिला ही नहीं तो लिपि का आविष्कार कहां से हुआ होगा? कोई भी चीज आप लिखते हैं, जैसे हिंदी ही लिखते हैं, तो किस लिपि में लिखते हैं? देवनागरी लिपि में। ठीक है, तो जब आपका लिखा हुआ चीज मिला ही नहीं तो लिपि का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा। समझ में आया? उसके बाद में अगर हम पूछेंगे कि ये बताइए कि इसके अंतर्गत भाषा का आविष्कार हुआ था कि नहीं, तो लिखा हुआ नहीं मिला तो भाषा का आविष्कार हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आज ऐतिहासिक काल में आपको, और प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल तीनों के बारे में ये जानना है। तो सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल में बताइए कि लिखित साक्ष्य मिला था? तो लिखित साक्ष्य मिला था? तो नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद में आपको बताना है
कि बताइए जब लिखित साक्ष्य नहीं मिला तो इसको पढ़ा जा सकता है? तो बबुआ जब लिखल रहबे ना करी तो पढ़वा का प्याज। तो जब लिखा नहीं रहेगा तो क्या पढ़िएगा? तो कहने का मतलब कि लिखित साक्ष्य जब नहीं मिला है तो पढ़ा जा सका था? तो नहीं, पढ़ा नहीं गया। बुझाया? अब देखिए यहाँ पे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो इस समय में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, समझे? तो आदि ऐतिहासिक काल के समय हम पूछे कि बताइए लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं? तो लिखित साक्ष्य मिला है। और हम बोले कि पढ़ा गया कि नहीं इसको? पढ़ा नहीं गया। ठीक है, जैसे देखिए कि कोनो कोनो लइकवा होता है ना, लोग ना कहता है एकदम उर्दू फारसी में लिखता है, और वो लिखता है तो वह पढ़ सकता है। कभी कभी तो उसको भी खुद समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिख लिए, समझे? तो उसको रखेंगे किसके अंतर्गत? तो उसको रखेंगे आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो इस समय में लिखित साक्ष्य था कि नहीं? तो था। पढ़ा गया कि नहीं? तो नहीं पढ़ा गया। और हम पूछे कि आधे ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो आपको बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आधे ऐतिहासिक काल का अगर हम एग्जाम्पल पूछे यानी उदाहरण पूछे तो आपको क्या बताना है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन अभी तक इस सभ्यता के बारे में मतलब लिखित साक्ष्य मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है कि क्या लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए उसके बाद में आते हैं आधि ऐतिहासिक काल को देखते हैं। तो आधि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा गया भी है। तो आधि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला है कि नहीं? तो पूछेंगे कि इसमें लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं? तो लिखित साक्ष्य मिला है। फिर पूछेंगे बताइए पढ़ा गया कि नहीं? तो आपको बोलना है कि पढ़ा भी गया है। तो यहां तक आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब पूछे इतिहास पुरातात्विक एवं साहित्यिक आधार पर इतिहास के प्रकार तो आपको बोलना है कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पूछे कौन कौन? तो प्राग ऐतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर पूछेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं? तो आपको बोलना है कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो हम बोले पढ़ा गया कि नहीं हो? तो जब लिखल मिलवे नहीं किया सर जी तब पढ़ा कैसे जाएगा? ठीक है, उसके बाद में पूछेंगे कि आधे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो आपको बताना है कि आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं? बोलिए जल्दी। हाँ, तो आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में हम पूछेंगे ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लिखित साक्ष्य मिला है और उसे पढ़ा भी जा सका है। तो आशा करते हैं कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब देखिए, अब देखते हैं, चलिए अब हम देखेंगे जो प्रागैतिहासिक काल लिखे थे ना, पहला प्रागैतिहासिक काल लिखे थे ना, तो प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत आता है पाषाण काल। क्या? पाषाण। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। तो पाषाण काल। तो देखिए हम पूछेंगे कि बताइए बबुआ प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आता है कि नहीं? तो आपको कहना है कि पाषाण काल आता है। पाषाण का अर्थ क्या होता है? तो पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा हम बोलेंगे कि ठीक है आप बताइए कि पाषाण काल को कितना भाग में बांटा गया है? तो आपको कहना है 3 भाग में। देखिए कौन कौन? तो पहला जो है
ये 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है ये है आपका पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो है मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। और तीसरा जो है नव पाषाण, नव पाषाण काल। ठीक है, तो हम बोले पाषाण काल को कितना भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में। पहला पूरा पाषाण काल, जैसे आप अपने ही ऊपर ले लीजिए, तो आपके घर में जो दादाजी हैं ना, बाबा जी, तो वो आ गए पूरा पाषाण काल यानी सबसे पहले। उसके बाद में मध्य पाषाण काल, तो आपके पापा जी जो हैं यानी बीच स्टेज में हुए ना, तो वो आ गए मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। और नव पाषाण काल यानी नया नया, तो आप जो है वो नव पाषाण काल के अंतर्गत आ गए। तो अपने से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल में जो सबसे पहले होगा वो क्या होगा, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी बीच वाला, तो मध्य पाषाण काल। और सबसे बाद तो नव पाषाण काल। अब देखिए पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, और फिर नव पाषाण काल में क्या हुआ, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में जो जानकारी है ये हमको मिलता है, एक सिंधु की सहायक है सोहन नदी। कौन नदी है, सोहन नदी। तो सोहन नदी का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो सोहन नदी के द्वारा ही पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलता है। इस समय जो था ना, तो मनुष्य कच्चा मांस खाता था। क्या था, कच्चा मांस खाता था। इस समय मनुष्य मनुष्य के रूप में नहीं था, आदि मानव उसको बोलते थे। कपड़ा वगैरह नहीं पहनना, ऐसे ही रहना, घूम रहा है, पूरा बाल तेते पूरा बढ़ल है, एकदम नाखून इतना बड़ा बड़ा बढ़ल है। अब हम देखते हैं गौवा में लइकवा से बड़का बड़का नाखून बढ़ेले रहता है, तो उसको कथी कहता है, आदि मानव है का रे। तो यह बात है, समझे। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद में इस समय हम पूछे कि पत्थर का औजार जो था वो छोटा था कि बड़ा था, तो आपको बोलना है पत्थर के औजार जो थे वो बड़े बड़े थे। ठीक है, तो औजार के रूप में बड़ा पत्थर का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद में ध्यान रखना है कि क्या हुआ ना, कि बहुत तेज आंधी तूफान आया, और जिसके कारण जंगल के पेड़ जो हैं एक दूसरे से टकराने लगे। ठीक, जंगल के आसपास जो पहाड़ी एरिया था जहां बड़ा बड़ा पत्थर भी था, तो वो भी एक दूसरे से टकराने लगे, और इस क्रम में आग का उत्पत्ति हुआ। ठीक, जब आग लगा तो ये सब तो देखा नहीं था आग पहले कभी। अब ये सब भगदड़ मच गया, क्या हुआ क्या हुआ, सब भागने लगा एकदम। कुछ घोड़ा रुक गया तो जल गया उसी में। ठीक, अब क्या होता है ना कि जब ये सब कुछ घोड़ा जब बच जाता है, तो जो बचा है वो जब आता है कि हाँ देख रहे हैं कि पेड़ तो पूरा जल गया है, फल खाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब खाया क्या जाए। तो जो जल गया था ना, तो उसी को ये लोग खाने लगा। जो भी जंतु वगैरह थे, पशु पक्षी जो जल गए थे जंगल में, तो ये मानव उसी को खाने लगे, जिसको आदि मानव उस समय में कहा जाता था। अब ये खाने लगे तो ये जो पहले कच्चा मांस खाते थे उससे अच्छा स्वाद लगा जो जला हुआ मांस था उसका। तो अब ये सोचे भाई ये तो बहुत अच्छा स्वाद लग रहा है। अब ये क्या किए ना कि फिर ये क्या करते थे कि अब जब किसी भी पक्षी को पशु को ये मारते थे तो क्या करते थे कि उसको पका के खाते थे। तो हम पूछे कि आग का आविष्कार पाषाण काल के अंतर्गत किस पाषाण काल में हुआ, तो आपको बोलना है पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में आपका आग का आविष्कार हुआ था। किस चीज का आविष्कार, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, उसके बाद में इस समय में जो था ना कि इस समय के लोग अब शिकार ही करते थे, उनका जो जीवन यापन होता था वो वन के फल मूल और शिकार के द्वारा ही होता था। तो इसलिए इनको आखेटक कहा जाता था। ठीक, तो इनको क्या कहा जाता था, आखेटक, इनको कहा जाता था आखेटक। ठीक है,
उसके बाद में आपको पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आपको एक गुफा के बारे में भी ध्यान रखना है, और उस गुफा का नाम था भीमबेटका गुफा। ठीक है, गुफा जो है यानी कि पत्थर का बहुत बड़ा टीला है, उसी को काट करके एक ऐसा स्थान बनाया गया है जहां व्यक्ति निवास कर रहा है, तो उसको गुफा कहा जाता था। तो भीमबेटका का गुफा कहाँ है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे, देखिए इसके अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे भीमबेटका, भीमबेटका का गुफा, और ये कहाँ था, तो आपको बताना है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। उसके बाद में हम आते हैं आपका मध्य पाषाण काल के बारे में। तो देखिए मध्य पाषाण काल के बारे में क्या होता है ना, कि जो पहले का जो आदि मानव थे, तो ये आखेटक के रूप में यानी शिकार के रूप में ही अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब इनमें क्या हुआ ना कि पशुपालन की प्रवृत्ति आ गई, और ये सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाए। तो हम पूछेंगे कि पशुपालन सबसे पहले किस पाषाण काल के अंतर्गत हुआ, तो आपको बोलना है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे इसमें कि पशुपालन, क्या पशुपालन, और पूछेंगे सबसे पहले पालतू किसको बनाया गया, तो सबसे पहले पालतू जो बनाया गया ये कुत्ता को बनाया गया। किसको बनाया गया, कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल के ही अंतर्गत सबसे पहले जलवायु परिवर्तन हुआ था, यानी पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिला। तो पूछेंगे कि सबसे पहले जलवायु परिवर्तन किसके अंतर्गत देखने को मिला, तो जलवायु परिवर्तन मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद एक चीज नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे कि नर्मदा नदी के तट पर, ठीक, मानव के बारे में सबसे पहले जानकारी भी इसी समय में मिलता है, हालांकि मानव पूरा पाषाण काल से ही है। उसके बाद में देखिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जो पत्थर के औजार, पत्थर के जो औजार बड़े होते थे पूरा पाषाण काल में, अब वो मध्य पाषाण काल में छोटे हो गए। जैसे देखते हैं बिहार पुलिस जिसको लोग बलमुआ फोर्स कहता है, तो बड़का बड़का पालो रख ले रहता है, और जब कुछ होता है तो बंदूक चलाता है नहीं, बस वो दिखावटी है। लेकिन आज के टाइम में देख रहे हैं AK-47 छोटी चुके रह रहा है, 1 मिनट में सब काम खत्म। तो वही बात है कि जब देखा कि इतना बड़ा पत्थर का हथियार है और ढूंढ ही में हालत खराब हो जा रहा है, जानवर मराएगा कैसे, तो क्या हुआ कि अब पत्थर के औजार को छोटा कर दिया गया। तो छोटा कर दिया गया तो इसलिए, और छोटा करने के बाद में नोकीला भी किया गया, तो इसलिए मध्य पाषाण को माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा। तो माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है किसको, मध्य पाषाण काल को। हम पूछेंगे कि पत्थर के औजार इस समय बड़े थे कि छोटे, तो आपको बोलना है पत्थर के औजार इस समय छोटे होते थे, छोटे होते थे। और इस काल को एक और नाम से जाना जाता है माइक्रोलिथिक, माइक्रोलिथिक। तो इस काल को माइक्रोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखेंगे नवपाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो देखिए नवपाषाण काल यानी कौन सा पाषाण काल, नवपाषाण यानी नए का। ठीक है, तो नवपाषाण काल के अंतर्गत सबसे पहले क्या हुआ था ना कि पहिया का आविष्कार। हम पूछे बताइए पहिया का आविष्कार, तो आपको बोलना है कि पहिया का आविष्कार
नवपाषाण काल में हुआ था। काहे कि व्यापार करने के लिए। अब कितना सामान लोग ढो के ले जाएं, तो ये ला व्यापार करने के लिए पहिया का आविष्कार हुआ और वो हुआ नवपाषाण काल में। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पे हम पूछेंगे कि ठीक है, पशुपालन तो आपका मध्यपाषाण काल में हो ही गया, तो कृषि का जो साक्ष्य है, तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, तो कृषि का साक्ष्य आपका मिला है किसके अंतर्गत? तो नवपाषाण काल के अंतर्गत। अब देखिएगा, तो कृषि जो सबसे पहले हुआ है ना, तो ये हुआ था मेहरगढ़ में। कहाँ? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में, यानी वर्तमान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, जहां से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला। यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहां से मिला था, और मेहरगढ़ ऑप्शन में नहीं था। तो मेहरगढ़ अगर ऑप्शन में रहे, या अगर मेहरगढ़ रहे भी, अगर लहुरा देव रहे, तो आपको लहुरा देव मारना है। ठीक है ना? तो कृषि का साक्ष्य लहुरा देव से भी मिला था। कहां से मिला था? लहुरा देव से मिला था। ठीक है, अब देखिए, ये जो मेहरगढ़ है ना, जहां से कृषि का साक्ष्य मिला है, तो सबसे पहले किस फसल का खेती किया गया? तो आपको याद रखना है जौ। क्या? जौ। और अगर जौ ऑप्शन में नहीं रहे तो आप गेहूं मारेंगे। ठीक है, अगर दोनों रहे तो जौ मारेंगे। तो सब ये जो कृषि मेहरगढ़ में साक्ष्य मिला है ना कृषि का, तो इसके अंतर्गत जौ कोमा गेहूं, तो जौ और गेहूं का खेती किया गया है सबसे पहले। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि जौ और गेहूं का तो खेती किया गया है, तो मेनली अगर आप मान लीजिए कि ये भारत है ना, ये भारत है, ऊपर हुआ नॉर्थ, नीचे हुआ साउथ, इधर हुआ ईस्ट और इधर हुआ वेस्ट, तो ये उत्तर और पश्चिम के भाग में सुलेमान और किरथर पहाड़ी था, और यहीं पे सबसे पहले जौ और गेहूं का खेती किया गया था, इसी के मध्य में। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ना कि नवपाषाण काल में क्या हुआ कि व्यक्तियों के मध्य व्यापार का प्रचलन किसके अंतर्गत हुआ था? तो आपको बताना है कि नवपाषाण काल के अंतर्गत व्यापार का प्रचलन हुआ था। और ये जो मेहरगढ़ है ना, तो यहां पे व्यक्ति के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी आदमी मर गया उसके बाद भी जीवन है। तो इसलिए बकरी को दफनाया जाता था कि आदमी ऊपर जाएगा तो खाएगा कथी? ये बकरियां दफनाए रहेंगे तो जाएगा वहां, इसी को बना उना के खाएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। तो इतना चीज आप बेसिक ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, तो एक बार आपको रिवीजन हम करवा देते हैं इसका। ठीक है, तो देखिएगा, और आपको जो हम पूछेंगे बताना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बताए थे। तो इतिहास किसे कहते हैं? तो इसका सही परिभाषा होगा, बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन ही इतिहास के अंतर्गत आता है। फिर हम पूछेंगे कि बताइए इतिहास का पिता, तो आपको क्या बताना है? हेरोडोटस। क्यों इनको इतिहास का पिता कहा गया? क्योंकि विश्व इतिहास के संबंध में पहला पुस्तक लिखे थे, जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम पूछेंगे कि बताइए पुरातात्विक एवं साहित्यिक आधार पर इतिहास को कितना भाग में बांटा गया है? जल्दी बोलिए। हाँ, 3 भाग में। कौन कौन? प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं। तो लिखित नहीं मिला है तो पढ़ा जाएगा? नहीं पढ़ा जाएगा। आधि ऐतिहासिक काल में लिखित मिला है? तो हाँ मिला है। पढ़ा गया? तो नहीं पढ़ा गया।
हम पूछेंगे बताइए आधि ऐतिहासिक काल का सबसे अच्छा उदाहरण, तो आपको बोलना है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर पूछेंगे कि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला, तो हाँ सर मिला। पढ़ा गया, तो हाँ पढ़ा गया। ठीक है, उसके बाद में आइए, उसके बाद में देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही क्या आता है, पाषाण काल। पाषाण मतलब पत्थर। अब पाषाण काल को कितना भाग में बांटा गया, तो देखिए यहां पे पाषाण काल को 3 भाग में, एक पूरा पाषाण, एक मध्य पाषाण और एक नवपाषाण। ठीक, पूरा पाषाण काल में क्या क्या था, तो आपको देखना है कि पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी कहां से मिला, सोहन नदी से। पत्थर का जो औजार था, हथियार था, वो छोटा होता था कि बड़ा, तो बड़ा होता था। उसके बाद में आग का आविष्कार किस पाषाण काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल। फिर पूछेंगे आखेटक यानी जो शिकार करते थे, तो ये प्रवृत्ति पूरा पाषाण काल। फिर पूछेंगे भीमबेटका का गुफा किस पाषाण काल के अंतर्गत मिला, तो पूरा पाषाण काल। भीमबेटका का गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। फिर देखिए पूछेंगे पशुपालन का सबसे पहले प्रवृत्ति, तो आपको बोलना है मध्य पाषाण काल। उसके बाद में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, तो आपको बताना है कुत्ता को। ठीक है, उसके बाद में जलवायु परिवर्तन, तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। अब बताइए मध्य पाषाण काल के अंतर्गत पत्थर के हथियार छोटे हुए कि बड़े, तो छोटे हुए। और हथियार जब छोटे हुए तो मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है, तो माइक्रोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है। फिर पूछेंगे कि पहिया का आविष्कार किस पाषाण काल के अंतर्गत हुआ, तो नवपाषाण काल। फिर पूछेंगे कृषि का साक्ष्य, तो नवपाषाण काल। पूछेंगे कृषि का साक्ष्य कहां से मिला, तो मेहरगढ़ से। सबसे पहले किस फसल का खेती किया गया था, जौ, उसके बाद गेहूं का। व्यापार का प्रचलन इस समय में था कि नहीं, तो था। ठीक है, तो इतना जो बेसिक चीज है इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और एक चीज देखिए, एक चीज आप और ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले एक होता है आपका इससे अलग ताम्रपाषाण। ठीक है, तो ताम्रपाषाण को चेल्कोलिथिक, क्या चेल्कोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। चेल्कोलिथिक काल किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण काल को। और इसके अंतर्गत किस चीज का खोज हुआ था सबसे पहले, तो तांबा। तो पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु कौन था, तो याद रखना है तांबा। ठीक है, तो आज का क्लास हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के पास शेयर करेंगे, क्योंकि क्लास टॉपिक बाय जाना है और ये क्लास हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के पास तो पहुंच पाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। धन्यवाद।